जी हाँ, बाढ़, भूख और खुदकुशी। ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार आरएन अभियान में हम चर्चा कर रहे हैं और ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से किशनगंज में एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने आत्महत्या कर ली सिर्फ इसलिए कि राहत कार उसके पास नहीं पहुंचा, कोई सामग्री नहीं थी, बेघर था वो, खाने के लिए पैसे नहीं थे और घर का भी हाल बहुत बुरा था, जिस वजह से उसने तंग आकर आत्महत्या कर ली। अब आपको दिखाते हैं रेणु कुशवाहा जी जो पहुंची समीक्षा करने के लिए। जी हां, आपदा प्रबंधन विभाग की मंत्री रेणु कुशवाहा ने शनिवार को अररिया में बाढ़ की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने भी माना कि अररिया के सभी 8 प्रखंडों में बाढ़ की वजह से कुछ न कुछ समस्या जरूर है। उन्होंने यह भी कहा कि राहत कार्य के लिए पैसों की कमी नहीं है, लेकिन लोगों की परेशानी अपनी जगह कायम है। मंत्री जी बाढ़ का जायजा लेने के लिए निकली तो लेकिन मुख्य सड़क पर दूर से ही निरीक्षण का काम पूरा कर लिया। जब प्रभावित महिलाएं उनसे मिली तो उन्होंने बताया कि वे कितनी दिक्कत में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेणु कुशवाहा जो पहुंची अररिया और दूर से हालातों का जायजा लिया। टूटा है सुरसर का वो डायरेक्शन दिलवा दीजिए वो तुरंत। वहाँ लोग चल रहा है सबके घर में पानी है तो निकलिएगा तो शिविर की व्यवस्था देख लीजिए जहाँ पानी जहाँ सब रहा को लगभग 81,006 अररिया को दी और 2 फॉर्मेशन। तो देखा आपने, मंत्री जी पहुंची और उन्होंने जायजा लिया, लेकिन जायजा कैसे लिया आपने वो तस्वीरों में भी देखा कि एसी रूम में बैठकर अधिकारियों के साथ बैठकर सिर्फ जायजा लिया और उसके बाद क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आठों प्रखंड में कुछ न कुछ परेशानी लोग दिखा रहे हैं। जी जी। कहीं आंशिक है, कोई पंचायत आंशिक है, कोई पूर्ण है। तो ये अभी विभाग के द्वारा ये राशि और आपके 5 पंचायत में 1,000 क्विंटल गेहूं और उसी हिसाब से राशि भिजवा दी गई। नाव 148 नाव ये लोग हर जगह दिए हैं और ये हमारा सेना वाला बोट भी आ गया है, 10 आ गया है, तो एक एसपी के पास है और 9 प्रखंड में है। प्लेटेबल ये आपका हमारा ये सारा चीज है। ये राहत का अनाज भिजवा दिया गया है, पैसा भी भिजवा दिया गया है, वो भी अब बंटना शुरू हो जाएगा और चूड़ा गुड़ भी दे दिया है। लेकिन ऐसी हमने कहा कि अगर ऐसी स्थिति आवे कि लोग बेघर हो गए हैं तो उन जगहों को खोजकर उन सब बेघरों को ऊंचे शरण स्थल पर ले आइए और वहाँ शिविर लगवा दीजिए, कैंप लगवा दीजिए और वहाँ लोगों को भोजन मिलता रहे, दवाई की व्यवस्था होती रहे और प्रॉपर शौचालय और पानी पीने की व्यवस्था होती रहे। घर में थोड़ा पानी गया है तो लोग अपने ही घर में चौकी उकी लगा करके उस पर रह रहे हैं। अभी वो निकलने की जरूरत नहीं महसूस कर रहे। जो ना भी किया है आज के बाद से वो प्रॉपर ढंग से होगा। हमने सबको कहा है कि कंट्रोल रूम 24 घंटा आप खुला रखिए, कोई भी सूचना मैसेज हो उस पर आप लोग तुरंत एक्टिव होइए और अपने सीओ हो, एसडीओ हो, सारे लोगों को एक्टिव, मतलब हमारी बाढ़ फिर जनता को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रबंधन के लिए हमें पैसे की कमी नहीं है, इसीलिए या उसको खाद्यान्न की जरूरत हो या उसको राशि की बात हो या फिर मृतकों के आश्रित को देने की राहत देने की बात हो, तो सबके लिए प्रक्रिया तहत अविलंब काम होना चाहिए। तो राहत कार्य के लिए कोई कमी नहीं है, बेघरों के लिए पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बाद भी ये अररिया में समीक्षा कर रही थी, वहां की उन्होंने बात बताई। और बगल में किशनगंज में मौत होती है एक 12 साल के बच्चे की और उससे पहले आत्महत्या भी करता है एक शख्स। जी हां, किशनगंज के मोतीबाग मोहल्ले में बाढ़ के पानी में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब मोहसिन अली अपने दोस्त के साथ पानी में तैरने गया था। पानी की धारा तेज होने की वजह से दोनों बच्चे उसमें डूब गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने एक बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन मोहसिन को नहीं बचा पाए और उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि अभी तक जिले में कुल 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। इसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी है और आपने बयान में सुना होगा रेणु कुशवाहा जी के कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। थोड़ा बहुत पानी आ गया है जो खुद लोग निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये थोड़ा बहुत पानी है
जो अभी तक 6 लोगों की जान ले चुका है सिर्फ उस जिले में। और उसमें एक आत्महत्या भी होती है अररिया से ठीक बगल किशनगंज में, जहां पर सिर्फ इस वजह से कि वो बेघर हो गया था, उसके पास राहत कार्य का कुछ नहीं पहुंचा था, पैसे नहीं थे, खाने के लिए अनाज नहीं थे, जिस वजह से उसने दम तोड़ दिया। तो बड़े बड़े बयान मंत्री जी का एक बार फिर दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत से कोसों दूर। दो बच्चे गए थे पानी में खेलने के लिए, हिलने के लिए, जो भी हो। इसी में जो है ना, एक बच्चा तो मतलब एक आदमी पकड़ के निकाल लिया, दूसरा बच्चा पानी में डूब गया। उसी को हम लोग खोजबीन करके उसको उठाए, तो वही उठा करके लाए, तभी डॉक्टर जो है ना उसको क्या कहते हैं मृत्यु घोषित कर दिया। उधर अररिया के लोजपा विधायक जाकिर हुसैन खान बाढ़ और आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु कुशवाहा से भी मिले। विधायक जाकिर हुसैन खान ने बाढ़ और आपदा प्रबंधन मंत्री से जिले में आई बाढ़ की विभीषिका पर चर्चा की और इलाके में बचाव राहत कार्य नहीं चलने की शिकायत भी की। बाढ़ और आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु कुशवाहा ने राज्य सरकार की तरफ से जिले की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने बाढ़ की वजह से मारे गए लोगों के परिजनों को आपदा राहत कोष से 1.5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है और मुख्यमंत्री राहत कोष से 50,000 रुपए देने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इसके अलावा मंत्री ने 5 प्रखंडों के पीड़ित परिवारों को 1-1 हजार रुपए दिए और अनाज तत्काल देने का आदेश भी दिया। सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ का जो प्रकोप है, बड़ा लोग त्रहिमान है उस बाढ़ में, लेकिन अभी तक भी जो जिला प्रशासन है और सरकार का जो लोग एकदम कान पे उंगली देके सोया हुआ है, कहीं भी लोगों को राहत नहीं पहुंचाई। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में नाव की इतनी कमी है जिससे लोग आना जाना शुरू कर दें, ऐसा कहीं नहीं हो रहा। तो विधायक जी क्या कह रहे थे, रेणु जी क्या कह रही थी, दोनों चीज आपने सुनी। और मुशर्रफ साहब, ये दोनों बयान सुनने के बाद विधायक जी का कुछ अलग कहना है, रेणु जी का अलग कहना है। रेणु जी ने कहा राहत कार्य में कोई कमी नहीं है, बेघर होने के लिए, अगर जो लोग बेघर हो जाते हैं उनके पुनर्वास के लिए, उनके आश्रय के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है, पैसों की कोई कमी नहीं है। और ठीक वहीं पर ये अररिया में उन्होंने सब कुछ कहा और किशनगंज में एक बच्चे की भी मौत होती है और एक आत्महत्या भी एक शख्स करता है। एक शेर से हम आगाज करते हैं। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, कौम का दर्द सहते हैं बड़े आराम के साथ। वही रेणु कुशवाहा जी कर रही हैं। ड्राइंग रूम में बैठ कर करके, एसी रूम में बैठ कर करके आपदा प्रबंधन की मीटिंग कर रही हैं। उनको गांव के अंदर नाव से जाना चाहिए था। कहां कहां लोग अभी इस तरह से जी रहे हैं उसको देखना चाहिए था, लेकिन वो एसी रूम में बैठ करके बाढ़ का देख रहे हैं। सवाल ये है कि बिहार के अंदर बाढ़ रोकने के लिए कोई ऐसी अभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई है। लॉन्ग टर्म प्लान कर करके बाढ़ को शॉर्ट टर्म कहाँ कोई प्लान? हाँ, कोई प्लान नहीं है बिहार के अंदर। कहा नहीं कि यहाँ बिहार में बाढ़ और सुखाड़ एक ऐसा ब्यूरोक्रेट्स और कुछ पॉलिटिकल लोगों के लिए जरिया हो गया है, ये लूट का जरिया है। इसका तो कोई, हम पहले भी कहा कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है कि कोई इस पर निगरानी करे और कोई इस पर ही करे। ये तो लूट का बाजार है। इन लोग मनाते हैं कि बाढ़ सुखाड़ हो, लेकिन बाढ़ को रोकने के लिए आपको एक प्रबंधन एक ऐसा बनाना चाहिए कि ताकर के बाढ़ ना आए। और जो हमारा जो मगध का है, पहले भी हमने कहा था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, इसको बाढ़ के रोकने के लिए आप कैनाल का जाल बिछाइए आपके साउथ बिहार में, मगध इसमें कीजिए, ताकि के जो नॉर्थ बिहार में बाढ़ का प्रकोप आता है उससे वो कैनाल के जरिया या हम डैम बनाए जिससे बिजली का भी उत्पादन हो सकता है और बाढ़ भी रुक सकता है। लेकिन इस पर खाली हम रोना रोते हैं कि बाढ़ आ रहा है, ये हो रहा है, लेकिन किसी की भी सरकार रही हो इस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। मैं चाहे लालू जी की 15 साल सरकार हो, चाहे नीतीश जी की साल, मेरी भी सरकार, तो मेरी सरकार थी तो बांध को बनाया और बांध को हमने ये किया। अभी भी नेपाल से मामला है भारत का। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा सवाल था जो रामानुज जी ने कहा कि आपने शुरू से आखिर तक अगर सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा मुशर्रफ साहब, तो सबसे ज्यादा राज आपने किया है, कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और लगातार जब से हम चर्चा कर रहे हैं इस अभियान में
बाढ़ से बचाव की तैयारी पर, चाहे रंजीव जी हो, बाढ़ मामले के जानकार कोई दूसरे हो, हमारे साथ जो नेता बैठे हो, जो भी पैनल में है, उन लोगों ने एक ही चीज कही कि ये हमेशा की बात है और आप भी इस बात को मानते हैं कि ऊपर से पानी छोड़ता है। नेपाल में अगर तेज बारिश हुई और पानी खोला गया तो जाहिर सी चीज है कि कई गांव तबाह हो जाते हैं। तो ये जानते हुए भी क्यों नहीं वार्ता की जाती है? इसके लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, वो तो राज्य सरकार जाके बात नहीं करेगी, इंटरनेशनल मैटर है। हाँ, देखिए, बात तो चल रही है कि नदियों को जोड़ा जाए। कई स्टेट पर अगर नदियां अगर जुड़ नहीं, आप मेरी बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मेरा आपसे कहना था बाढ़ का, देखिए नेपाल का मामला ये, अगर नदियों को जोड़ दिया जाए तो देखिए हम बता रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। हाँ, नदियों को देखिए नदियों को जोड़ा, ये नदियों को जो जोड़ा जाए मुशर्रफ साहब, ये बड़ी ये जितनी लंबी प्रक्रिया है उससे कहीं आसान ये है जो आपदा वहां से आती है नेपाल से, हम नेपाल से बात करें और बात करने के बाद उनसे कुछ इस तरीके का बीच का रास्ता निकाला जाए कि वो उसमें कमी हो। इस पर हम क्यों नहीं जा रहे हैं? हम क्यों आप कैनाल बनाया जाए और नदियों को जोड़ा जाए? देखिए, केंद्र सरकार ने नेपाल से भी कई बार वार्ता इस पर किया है, वार्ता चल भी रही, लेकिन जी अब वो वार्ता पर अगर इंटरनेशनल मामला है, बाहर का मामला है, पड़ोसी मुल्क का मामला है, उस पर बात लेकिन मुल्क का मामला देखिए इंटरनेशनल मामला होगा, दूसरे पार्टी की सरकार नहीं 40 साल देखिए मुशर्रफ साहब नहीं बता, मुझे तो ये लगता है कि अब समर्थन मिला है तो हो सकता है कि अब बातचीत भी हो और कुछ अच्छा निष्कर्ष भी निकले। हम फिर भी ये एक उम्मीद रखेंगे, सकारात्मक उम्मीद रखेंगे। जवाब दे रहे हैं, 40 साल सरकार का ये हुआ, आजादी के बाद से हमने जो काम किया, बांध बनवाया, बांध को रोका नहीं, रुका बांध रुका, बांध रुका। अब उस जो बांध को बनवाया, जो बांध बना गया, उसको भी आप ठीक से उसका नहीं रख सके। चलिए मेरा ये कहने का, उसी बांध को अगर ठीक से रख रखाव के रहते तो ये नौबत नहीं आती। साहब, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक नवीन हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अभियान पर बात रखने का मौका मिला, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। जी शुक्रिया, बोलिए नवीन जी। जी, नीतीश कुमार जो नेपाल से जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए जी 60 साल में कोई मैंने समस्या के जस के तस है जी, तो कोई पॉइंट को अगर बात नहीं बन रही है तो अपने स्तर से या केंद्र सरकार अपने स्तर से मान लीजिए इसको समस्या का समाधान करना चाहिए था जी। 60 साल में समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब बाढ़ पीड़ितों को मान के चलिए कि अधिकारी या नीतीश कुमार जो मंत्री हैं उनको झूठ बोला जा रहा है दिन दहाड़े जी कि अब ई व्यवस्था है, आप देख रहे हैं आपके चैनल पर कि मान के चलिए धूप से आदमी मर रहा है जी, तो इस पर मान ली कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? चलिए, बिल्कुल यही सवाल लगातार हम भी कर रहे हैं, यही चर्चा भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए नवीन जी और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक इस वक्त नवादा से हमारे साथ सुधीर जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सुधीर जी, आर्यन अभियान में, क्या कहना चाहेंगे आप? बस आर्यन अभियान जिस तरह से मुहिम छेड़ रखे हैं जी, और इसके लिए हम बहुत मर्माहत हैं और बहुत प्रशंसनीय आपका चैनल को हम शुभचिंतक हैं एक तरह से। जी शुक्रिया सुधीर जी, बोलिए। बताइए कि इससे और विडम्बना, दुख, यंत्रणाएं, पीड़ाएं, चिंताएं किसी दुखांत नाटक या तस्वीर हो तो बन गई लगती। आज बिहार का स्थिति है, किशनगंज में जो मंदेश्वर जी बेचारा बाल बच्चा परिवार को भूखा देखते हुए तड़प करके उनका मन महसूस गया, अंततः जो है वो फांसी लगा करके अपना जान दी। और उसके बाद में वहाँ का जिलाधिकारी साहब, पत्रकार महोदय, बेशर्मी के आज के डेट में हद है कि 3 ठो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हो सकता है कोई मार करके फांसी में लटका दिया होगा, या तो अपने आप कुछ कारण से जो है आत्महत्या कर लिया होगा, या तो दुश्मनागत तरह का सर्टिफिकेट। बिल्कुल झुटलाने की कोशिश को हम सुझाव देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप ठीक है सरकार के दबाव में भूख शब्द को जो है आप मिटाना चाह रहे हैं, लेकिन भगवान की अदालत में क्या जवाब देंगे? जरा सोचिए, रात में सोचिएगा डीएम साहब, और इस बात को सोचिए, अपना परिवार को भी देखिए कि किस तरह माल मलाई जो है आपका परिवार खा रहा है, और एक भूख से तड़पते इंसान को जो है कहते हैं कि भूख से नहीं मरा है। इससे बड़ा और बिहार में शर्मनाक विषय एक भी नहीं हो सकता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सुधीर जी। और इस वक्त किशनगंज के कंट्रोल रूम में हम चल रहे हैं, जहां पर जानने की कोशिश करेंगे बाढ़ से निपटने के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं। सर यहाँ से सर जो भी सर सूचना आती है सर हम लोग वो सीओ साहब को सूचित कर देते हैं सर। जी नहीं, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किशनगंज में जो एक आत्महत्या हुई, जिसको ये कहा जा रहा है कि वो आत्महत्या इसलिए हुई
कि भाई राहत कार्ड नहीं मिला था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, जिस वजह से बाढ़ की वजह से उस शख्स ने आत्महत्या कर ली, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या राहत कार्ड नहीं पहुंच रहा है? यहाँ से तो सर पहुँचाया जा रहा है, राहत कार्ड पहुंचाया जा रहा है जी सर। तो वो जो हत्या हुई, आत्महत्या जो हुई, क्या उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या सही मायने में वो आत्महत्या हुई भूखे रहने की वजह से? ये तो सर हम नहीं बता सकते हैं सर। चलिए, ये आप नहीं बता सकते हैं। एक बात हम आप और से जानना चाहेंगे कि नौ के क्या इंतजाम है वहां पर? कहाँ पर सर? नौ का क्या इंतजाम है? कितनी नौ रखी गई है कि अगर जरूरत पड़ने पर उन नौ पर बैठ के राहत कार्य किया जा सके? ये चीज तो सर सीओ साहब से ही बताएंगे। ये सीओ साहब बताएंगे, आपको इसकी जानकारी नहीं है? नहीं सर। ठीक है। एक अंतिम सवाल हम आपसे ये भी करना चाहेंगे कि अभी तक कितनी शिकायतें आपके पास आई हैं, क्योंकि कंट्रोल रूम खुला है और ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे तक खुला रहेगा, तो कितनी शिकायतें आपके पास आई हैं? बता रहे हैं जी। 18, 19, 20, 22, 30। ये कब से कब तक की बता रहे हैं आप? बता रहे हैं सर जी। 43, सर 43 को सर आया है या ये सर हम बता रहे हैं आपको जी। लगभग 9, ये सब बता रहे हैं 8-7 से सर। 8 जुलाई से 8 जुलाई से अब तक आपके पास 43 शिकायतें आ चुकी हैं। ज्यादातर किस प्रखंड से आई है? ज्यादातर सर लगभग सर ये आपको दिघल बैंक और दिघल बैंक से। ठीक है। और इन शिकायतों का निपटारा कैसे किया गया? तो ये सर यहाँ जो भी आते वो हम लोग सर सीओ साहब को सूचित कर देते हैं, वही वहाँ से ना। अच्छा, आप मतलब जो शिकायत आती है वो लिखकर सूचित कर देते हैं सीओ साहब को, और फिर वहां से कैसे निपटारा होता है ये उनकी जिम्मेदारी होती है? जी सर, वो वहां जाके जो भी करना है वो करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो कंट्रोल रूम किशनगंज के कंट्रोल रूम से हम सीधे बात कर रहे थे, और रंजीव जी वहां पर बातचीत करने के बाद कुछ जो आंकड़े नजर आए और कुछ जो तस्वीर सामने आई वो ये आई कि उन्हें ये नहीं पता है कि नौ कितनी है। उन्होंने सीधे सीओ पर टाला कि इसकी जानकारी सीओ दे सकते हैं। 43 शिकायतें जो आई उसका निपटारा जो होगी ये हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में भी सीओ के पास चली गई है। सवाल किस पर क्या कहा जाए, शिकायतें भी आई जी। खैर चलिए, ये भी हो सकता है कि उनका वो एक काम है शिकायत नोट करना और उसके बाद उसको आगे बढ़ा देना, उनको अगर हम नहीं भी कुछ बोलें। लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी किशनगंज की, या जो मौतें हुई, एक बच्चे की मौत हुई, अभी तक उस जिले में 6 लोगों की जान जा चुकी है, और रेणु कुशवाहा जी का आपने सारा बयान भी सुना, उस बयान को कैसे आप देख रहे हैं? उनका सामान्य बयान था। अभी बाढ़ आई है, एक तो ये कि ये शुरुआत है ये, मैंने एक तो कि अब जो बाढ़ आएगी जी, या बाढ़ आ रही, बारिश का तो मानसून का जो डिसिप्लिन था वो खत्म हो गया है जी। अपने तरह से बाढ़ है। अभी नॉर्थ में बारिश हुई है, साउथ में वो भी नहीं हुई है ना। आज ही कहीं छपा था कि मैंने अभी 20% क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, धान उन लगाने की, खेतों में धान लगा है, तो शुरुआत है और ऐसे में बाढ़ है। ये है, ये अभी क्या किया उस इलाके में, जिस इलाके में बाढ़ आप ये मानते हैं कि यहाँ पर थोड़ी चूक जरूर है, क्योंकि शुरुआत में अगर 6 लोगों की जान, 8 लोगों की जान चली जाती है तो ये एक बहुत बड़ी चूक और एक अलार्मिंग है सरकार के लिए। भैया सरकार की अलग अलग तरह की आजकल जो पीपीपी मॉडल में जो काम हो रहा है एनजीओ का या दूसरे लोगों का जी, तो चूंकि क्या कहते हैं, हम लोग एक ग्रास रूट वर्कर के हैसियत से इन चीजों को जानते हैं, चलिए, तो उनकी मीटिंगों में जाते हैं, बताते हैं ये कहा है, सूखा आएगा तो कब से आप इसको अति करेंगे, उस पर ध्यान रखेंगे, बाढ़ आएगी तो क्या क्या ध्यान रखेंगे। तो अब इसके बावजूद भी कार्यशैली यह रहती है कि वो शिकायत करने की जो जगह है वहाँ 43 आए, इस पर क्या कार्रवाई, क्या निपटारा हुआ, ये एक सवाल होता है। एक सामान्य जानकारी है कि हमारे यहाँ इतना नाव काम कर रहा है, इतना ये होना चाहिए, वो दिखाई नहीं दिया। खैर रंजीव जी, अब हमारे पास 2.5-3 मिनट बस रह गए हैं। एक अंतिम प्रतिक्रिया रामानुज जी आपकी भी, और आपने वो बयान भी सुना होगा, कंट्रोल रूम से हमारी बात भी सुनी आपने, रेणु जी का भी बयान सुना और तस्वीरें भी आपने देखी। अंतिम प्रतिक्रिया पूरे आपके मंत्री जी के और पदाधिकारी जी के सबकी बातों को सुनने से मुझे ये लगता है कि बिहार के साथ एक विडंबना है कि एक ही अखबार में, एक ही समाचार पत्र में
एक तरफ लिखा रहेगा बिहार सूख गया, बिहार बह गया। एक विडंबना है बिहार का कि एक ही समाचार पत्र में आधा बिहार को सूखने का, देखिए अभी सुखाड़ का देखिए आलम हो गया, और आधा बिहार को बह जाने का। और बिहार की नौकरशाही का मिजाज, बिहार के जो सरकार है बैठी हुई मंत्री का बयान सब देख के लगता है, या देश में ही अभी आपने देखा कि जो भाई साहब ने इशारा किया एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि हमारी भी कारगुजारी और एक नया जो शगुफा छोड़ा गया है समावेशी विकास, 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 किसका विकास, किस तरह से विकास, किस लिए विकास, ये चर्चा का विषय आज आप देखा कि आप साहब राष्ट्रीय आपदा की बात की जा रही है, तो पूरा उत्तराखंड हमारा क्या हो गया, और उत्तराखंड ही नहीं हो गया, पूरा जो नेचर साइकिल हमारा है वही डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा जो हो रहा है ओजोन लेयर में छिद्र हो गया, तो हमारा जो हमारा जो क्या कहते हैं वो पर्यावरण, जिसको वो कह रहे हैं कि साहब वो जो क्लाइमेट जो ये है इंडिसिप्लिन हो गया, तो ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी बातें, तो इस सबके लिए हम सब लोग जिम्मेवार हैं। और जिस विकास की मॉडल की बात हो रही है वो विनाश की ओर ले जाने वाली बात है। जहां तक बिहार का सवाल है, तो मंत्री का बयान बिल्कुल लग रहा है कि मंत्री जी बाढ़ राहत की जायजा लेने नहीं बल्कि दौरा करने, और वो गई हैं जो है सो वहाँ वो करे कि यात्रा पर सफर कर, उनका इस ज्यादा शब्द कुछ प्रयोग नहीं करेंगे जी, अन्यथा वो मृतक परिवार के यहाँ जाती, वो बाढ़ प्रभावित नौ पर बैठ के लोग जायजा ले सकती थी, जायजा लेते, वो बैठ करके इसी रूम में जो ले रही हैं जायजा, लोगों ने एक शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया कि बताया जा रहा है जी। अरे आप समाज तो पटना में भी आपको उन्होंने नहीं देखा, बताया जा रहा है, और बताने के बाद तो आपको वहां से जा रहा है, यहाँ पर बैठ के भी बताया जा सकता है। क्या करने गई थी? रामानुज जी, वक्त की मजबूरी है, हीनता का मामला है, हम सब लोग को इस पर सोचना पड़ेगा। वो ना राम जी का मौत, ये इस बात का धिक्कार है। चलिए मुशर्रफ साहब, अंतिम प्रतिक्रिया यह है कि सरकार संवेदनहीन हो गई है और यहाँ ब्यूरोक्रेट्स जो है बिहार को चारागाह बना चुका है, और जब तक ब्यूरोक्रेट्स पर नकेल नहीं लगेगी तब तक बिहार का विकास। चलिए ब्यूरोक्रेट्स पर नकेल लगना होगा। एक अंतिम प्रतिक्रिया और सुझाव इसलिए के बता रहे हैं कि आज जितने भी मजबूरी है, मुशर्रफ साहब वक्त की बिल्कुल मजबूरी है, रंजीव जी को मौका दें। अंतिम प्रतिक्रिया रंजीव जी। अंतिम क्या मतलब, ये तो मैंने यही हाल है, तो मैंने बिहार तो अभी क्लाइमेट चेंज की बाढ़ का कोई अभी उसका अनुमान नहीं है जी, मैंने या अभ्यास भी नहीं है, लेकिन जाते मैंने क्लाइमेट चेंज शुरू होने के ज़माने में, और बिहार 2000 से क्लाइमेट चेंज का प्रभावित राज्य है। आप देखेंगे तो कई चेंज हुआ है इसमें, जैसे मई में ओले पड़ना जी, याद होगा लोगों को कि खगड़िया का रेलवे स्टेशन पूरी तरह से छिद गया था और 10 लोग मरे थे। उसी तरह है एक तूफान, ये क्या कहते बवंडर वाला आंधी जो 90 से ज़्यादा किलोमीटर स्पीड की होती है, या 120 130 तक का होता है। उसमें पिछले दिनों यही सीमांचल क्या करना चाहिए फिलहाल अभी? तो सवाल नहीं, ये सवाल, हाँ ये अंतिम बात ये कह रहा था मैं कि 2000 के अभी अब 13 साल हो गया, 13 साल होने को आए हैं, अभी तक क्लाइमेट चेंज से अभियान आपको चलाना चाहिए, और अभियान चलाइए आप जी। वो तो हमारा जारी है, हमारा जारी है। 13 साल क्लाइमेट चेंज के प्रभाव झेलते हुए अभी तक इसकी का अध्ययन नहीं हुआ, पर्यावरण पर ये कार्य चलिए बिल्कुल 13 साल से अभी तक इसका कोई अध्ययन नहीं हुआ। रामानुज जी वक्त की मजबूरी, इजाजत हम चाहेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आपने चर्चा की। आपका भी मुशर्रफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और रंजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय और सुझाव हमारे सामने रखे। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।